इस समय की एक बड़ी खबर आपको दे दें, वो ये कि राकेश अस्थाना होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। अभी अभी ये जानकारी हासिल हुई है, राकेश अस्थाना दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होने वाले हैं। फिलहाल बीएसएफ के डीजी हैं राकेश अस्थाना। तंसीम हैदर हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं और जानकारी के साथ। जी तंसीम। श्वेता, जो एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस कमिश्नर का तबादला हुआ था, उसके बाद बालाजी को श्रीवास्तव को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, लेकिन ये साथ में दिया गया था उनकी चिट्ठी में, उन्हें अस्थायी तौर पे दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया जा रहा है। अब एक स्थायी पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस को दिया गया है, जिसमें राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। अभी राकेश अस्थाना बीएसएफ में डीजी के पद पर तैनात थे, अब वो दिल्ली पुलिस की कमान संभालेंगे। तो जाहिर है कि ये बड़ा फैसला है। अब तक पिछले लगातार 2 टेन्योर से हम लगातार देख रहे हैं, जिसमें बालाजी श्रीवास्तव और एसएन श्रीवास्तव को अस्थायी तौर पर पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। एसएन श्रीवास्तव को रिटायरमेंट के 1 महीने पहले स्थायी तौर पर कमिश्नर तैनात किया गया था, लेकिन अब जो है राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। यह आदेश जारी कर दिया गया है गृह विभाग की तरफ से, और जाहिर है कि जल्द ही राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की कमान संभालेंगे। कहते हुए जितनी सुर्खियां बटोरी थी वो बहुत ज्यादा सही नहीं रही थी। थोड़ा सा हम आपसे एक पृष्ठभूमि भी समझना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात काडर के अफसर रहे हैं राकेश अस्थाना। जी, जाहिर है कई ऐसे मामले रहे हैं जिनमें सुर्खियों में नाम आया है, चाहे सीबीआई के दौरान हो या फिर गुजरात में उनके उससे जुड़े हुए मसले हों। कई मामलों में राकेश अस्थाना विवादित तौर पर एक आईपीएस अफसर के तौर पर उनके नाम आए हैं, लेकिन चूंकि उनका कैडर ऐसा है, उनकी जो सीनियरिटी है उसके आधार पर उन्हें तैनात किया जाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर, तो अपने आप में होम मिनिस्ट्री और जो गृह विभाग का बड़ा फैसला है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि कल वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चार्ज संभाल लेंगे। बहुत शुक्रिया तंसीम इस पूरी जानकारी के लिए। तंसीम हैदर जानकारी दे रहे हैं। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। और अब हम दस्तक की शुरुआत करते हैं, जहां आज सबसे पहले याद करिए संविधान की उस प्रस्तावना को जिससे भारतीय राज्य की प्रकृति, राज्यों के मकसद का विवरण दर्ज है। जिस प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को आत्म अर्पित करते हैं, लेकिन वही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली शपथ तब सवाल करती है जब एक देश के 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद में हिंसा होती है। एक राज्य के पुलिसकर्मियों से चली गोली दूसरे राज्य के 5 पुलिस वालों की जान ले लेती है। इसके बाद क्या स्थिति है और चिंता की बात क्यों है, समझिए। पहली बड़ी बात है कि असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मिजोरम की सीमा से सटे 3 जिलों में कमांडो की 3 बटालियंस लगाएंगे, यानी करीब 3000 कमांडो लगाए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री के आरोपों के अनुसार विवाद के दौरान मिजोरम की तरफ से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया गया। तीसरी चिंता की बात यह है कि असम के 5 पुलिसकर्मियों की जान जाने और नागरिकों पर गोली चलाने के बाद मिजोरम के पुलिसकर्मियों ने हिंसा करते लोगों के साथ मिलकर जश्न मनाया। चौथी अहम बात यह है कि असम की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। इस बयान को इस नजरिए से देखिए कि एक देश के भीतर 2 राज्य लड़ रहे हैं, दोनों राज्यों में एक ही दल का शासन भी है। तो इन परिस्थितियों का समाधान कैसे होगा और कैसे हम भारत के लोग वाली प्रस्तावना का पालन होगा? 562 रियासतों के टुकड़े में बटे देश को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के हिंदुस्तान में आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक देश में एक पार्टी के शासन वाले 2 राज्यों के पुलिसकर्मियों और नागरिकों के बीच ऐसी हिंसा होती है जिसमें गोलियों की आवाज दनादन सुनाई देती है। इन लोग इतना बुलेट किया है, वो कोई गिन नहीं सकता। जैसे बारिश होता है ऐसे लगभग आधा घंटा तक ऐसे टक 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 करते रहे। तो फिर सवाल वहीं से शुरू होता है कि जिस देश में हम कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक और त्रिपुरा से सोमनाथ की बातें करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते आ रहे हैं और बात पूर्वोत्तर में शांति की होती है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो या नॉर्थ ईस्ट के
विकास के लिए उठाए जा रहे कदम आज देश एकता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उसी पूर्वोत्तर भारत की शांति में 26 जुलाई की दोपहर बाद अचानक एक कोलाहल पैदा होता है जब असम की सीमा पर कछार के लैलापुर की सीमा पर असम और मिजोरम के पुलिस वाले और नागरिक एक दूसरे के सामने आ गए। इसके बाद गोलियों की आवाज, आंसू गैस के गोले छूटने की आवाजें असम मिजोरम बॉर्डर पर 26 जुलाई को सुनाई देने लगी, दिखाई देने लगी। दो जातियों, दो संप्रदायों, दो गुटों, दो दलों, दो भाषा बोलने वालों के बीच ऐसे तनाव की तस्वीरें तो हमने देश में कई बार देखी, लेकिन दो राज्यों के सुरक्षा कर्मियों के बीच नागरिकों के साथ मिलकर हिंसा होना, गोली और गोला चलना शायद पहली बार। ऐसी हिंसा ने असम के 5 पुलिस कर्मियों की जिंदगी को खत्म कर दिया, जिन्हें सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सिलचर पहुंचते हैं। चिंता की बात यह कि 26 जुलाई को असम मिजोरम के बीच हिंसा के वक्त दोनों राज्यों के सीएम सीधे खुद बात करने की जगह आपस में दोनों मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक दूसरे के राज्य को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सीधे खुद हिंसा रोकने की पहल करने की जगह केंद्रीय गृह मंत्री से दखल देने की मांग करते रहे। और अब असम के मुख्यमंत्री का आरोप है कि मिजोरम की पुलिस वालों ने लोगों के साथ मिलकर हथियार बंद हमला किया था। फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहाँ से मिला? सो जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अपने आरोपों के साथ पिछले 24 घंटे में असम के मुख्यमंत्री इन 2 वीडियो को ट्वीट करके आरोप लगाते हैं कि मिजोरम के पुलिस वालों ने सोच समझकर पहाड़ के ऊपर से निशाना लगाकर असम के पुलिस कर्मियों पर हमला किया और फिर जश्न भी मनाया। 30 सेकंड का यह वीडियो जिसमें दावा है कि जश्न मनाया गया मिजोरम की तरफ से, लेकिन अगर ये दावों के मुताबिक जश्न की तस्वीर है तो ये बहुत कर्कश है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक आवाज है। इस वीडियो की पुष्टि आज तक नहीं करता। मुख्यमंत्री असम के जरूर इस पर दावा करते हैं। इस वीडियो में लाठी लिए हिंसक लोग, हथियारबंद मिजोरम पुलिस के लोग आपस में हाथ मिलाते, नारे लगाते, जश्न करते दिखते हैं और असम के मुख्यमंत्री का आरोप बेहद गंभीर है। Question is that how can you utilize arms, ammunition, bomb to settle dispute between two states? It is not China-India boundary. This is after all boundary of India. तो क्या वाकई दो राज्यों के बीच हालात दो देश जैसी सीमा वाले तनाव के बन जा रहे हैं, जिसमें पिस्ता देश का नागरिक है? ये तस्वीरों मिजोरम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में डाली और कहा कि असम पुलिस ने मिजोरम के परिवार को निशाना बनाया, लाठियों से पीटा, कार तोड़ी। अब यहाँ के हालात कैसे हैं? आज तक संवाददाता हेमंता नाथ यहाँ पहुँचे हैं और पाते हैं कि शांति है लेकिन तनाव भरी। तनावपूर्ण स्थिति को जल्द से जल्द नॉर्मलाइज किया जाए, ये डिमांड कर रहे हैं लोकल्स ने, और गवर्नमेंट इस विषय को कैसे लेते हैं ये भी देखने की विषय में होगा। और इसी बीच देखा जाए कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी यहाँ पर बढ़ाया गया है कि कोई भी दोबारा से कोई भी काल का जो इंसिडेंट हुआ था उसका दोबारा से कोई रिपीट ना हो। इसीलिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। बॉर्डर पर मेरी जमीन तुम्हारी जमीन का ये विवाद वर्षों पुराना है, जिसका हल अब केंद्र की दखल से निकलेगा। असम मिजोरम आपस में मिलकर निकालेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते कोई समाधान आएगा। अभी तरीका कौन सा होगा साफ नहीं, लेकिन असम मिजोरम के बीच जमीन वाले सीमा विवाद ने इस सवाल को ज्वलंत छोड़ दिया कि कहीं असम और मिजोरम में विरोधी दलों की सरकारें होती या दूसरे राज्यों में जहां आपसी विवाद है और समान दल की सरकार नहीं है, तो क्या स्थितियां और गंभीर हो सकती थी या हो सकती हैं। असम में काछर से हेमंता नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। असम सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से समाधान की आशा में अपील करने वाली है, जबकि आज संसद में असम मिजोरम की लड़ाई पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य आपस में मिलकर हल निकालें। अब आपको बताते हैं कि और किन राज्यों में सीमा की लड़ाई चलती रहती है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद चल रहा है।
यहां दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार है। केंद्र शासित लद्दाख और बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश में भी सीमा को लेकर झगड़ा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभी अलग अलग दल की सरकार है, यहां भी वर्षों से सीमा विवाद है। जबकि मिजोरम के अलावा असम का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय से भी जमीन वाला विवाद है। देश में और राज्यों के बीच झगड़े देखें तो दिल्ली हरियाणा के बीच पानी रोकने को लेकर हर साल झगड़ा होता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच नदियों के पानी को लेकर विवाद अदालतों में चल रहा है। जब भी ऐसे विवाद राज्यों के बीच किसी मोड़ पर बड़े हो जाते हैं तो जनता चुकाती है। इसीलिए जरूरी है कि राजनीति नहीं बल्कि देश नीति के तहत समाधान। जिस संविधान की शपथ खाकर सरकारें बनती हैं, वो संविधान कहता है कि जनता ही संप्रभु है, यानी जनता ही सुप्रीम अथॉरिटी है। उसी संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग सभी नागरिकों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाएंगे। लेकिन उसी जनता के बीच जब कोरोना काल में बच्चे अनाथ हुए तो उनका सही आंकड़ा भी सरकारें नहीं दे पा रही। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, सरकारें योजनाओं पर अमल करने में फिसड्डी हैं। वो ये कह रहा है कि आप पहले सिद्ध कीजिए कि आपकी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी। आपके पास कोरोना का तो सर्टिफिकेट है भी नहीं। हाँ। अभी तक कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट। देश में कोरोना ने जिन बच्चों के सिर से माता पिता या घर का जिम्मा उठाने वाले सदस्य का साया छीन लिया और बच्चों के भविष्य पर संकट आया, इनकी कहानी आज तक लगातार दस्तक देकर उठाता आ रहा है। बताता आ रहा है आज तक कि सरकारें देश में किसी भी राज्य की हो, वो कोरोना की त्रासदी में बेघर अनाथ हुए बच्चों को लेकर ऐलान बड़े करती हैं, लेकिन जमीन पर बच्चों के लिए योजनाएं पहुंचती नहीं दिखती। सरकारें बच्चों के अधिकार तक कैसे छीनती हैं, इसका सच सुप्रीम कोर्ट को भी पता चला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि जब सरकार 645 बच्चों पर अलग अलग योजनाओं में 10 लाख रुपए खर्च करने की बात कहती है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 1 साल के भीतर अनाथ हुए बच्चों की संख्या 6,855 बताता है। यह अनाथ बच्चों के आंकड़े में 10 गुना का अंतर कैसे आ गया? सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने यह कहा कि वो सरकार से और उस एजेंसी से यानी आयोग से दोनों से पूछ कर ये बताएगी, उनसे निर्देशन लेगी और उसके बाद ये बताएगी कि आखिर ये अंतर कैसे आया, कहाँ गफलत थी, क्या हुआ। दरअसल केंद्र समेत कई राज्य सरकारों ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने के कई ऐलान किए, लेकिन आज तक ने पिछले महीने पड़ताल करते हुए पाया था कि कई राज्यों में बच्चों पर ही अपने माता पिता की मृत्यु कोविड से होने का सबूत लाने का जिम्मा छोड़ दिया गया। अगर उसमें कोरोना नहीं लिखा रहेगा जो हमें नगर निगम भोपाल ने दिया गया है, तो जो सरकार योजनाएं बना रही हैं कि 1 लाख देंगे, 5,000 पेंशन देंगे, तो वो उसकी लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो कोरोना सिद्ध नहीं हो पाएगा। संभव है कि इसी कारण सरकारी आंकड़ों में अनाथ बच्चों की संख्या के भीतर 10 गुना का अंतर दिखा और अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम लगातार जोर दे रहे हैं, कोरोना के संकट में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजनाओं पर फौरन अमल किया जाए। सरकारी आंकड़ों से तो लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। सरकारें योजनाओं का ऐलान तो करती हैं, लेकिन अमल करने में फिसड्डी रह जाती हैं। राज्यों में कौन से बच्चों के सिर से साया कोरोना के कारण उठा, इसे पता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जिलों में बाल सुधार केंद्र, बाल संरक्षण केंद्र, बाल अधिकार आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों की फौज रहती है। बस जरूरत होती है नीतियां लागू करने के लिए पारदर्शी नीयत की। कमी वहीं होती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सरकारों को फिसड्डी कहना पड़ता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। पिछले हफ्ते में देश में तब हर दल के सरकार की संवेदनशीलता कटघरे में खड़ी पाई गई जब सरकारों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत होने के आंकड़ों पर पल्ला झाड़ लिया। आज सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि केंद्र ने अब राज्यों से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का आंकड़ा मांगा है। दावा है कि सरकार संसद के मॉनसून सत्र के अंत से पहले राज्यों से मिले आंकड़ों को देश के सामने रख सकती है। हम भारत के लोग तभी सुरक्षित रहेंगे जब सबको वैक्सीन लग जाएगी। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगस्त से बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी।
लेकिन दिसंबर तक क्या सभी देश के नागरिकों को वैक्सीन लग पाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलती हैं तो पहली बात वैक्सीन की कमी पर ही करती हैं। केरल में वैक्सीन सेंटर पर ताला लगा है, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं वैक्सीन पूरी नहीं मिल रही, तो फिर हम भारत के लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगाने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? वैक्सीनेशन सेंटर से पुलिस खींचकर बाहर कर रही है। पुलिस एक दूसरे नागरिक को यहां धक्का मारकर टीकाकरण केंद्र से बाहर फेंकती है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की है। वैक्सीन लगवाने के लिए जितनी भीड़ जुटी, दावा है उतना टीका मौजूद नहीं था सेंटर पर। इतने लोग सूरत में वैक्सीन लगवाने आए कि टीकाकरण केंद्र का चैनल बंद करना पड़ गया। जो अंदर थे वैक्सीन पाएंगे, बाहर वाले लाइन में लगे रह जाएंगे। ये दूसरी तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां भारी भीड़ वैक्सीन लगवाने के लिए जुटती है। वैक्सीन खत्म होने के डर में पहले खुद को टीका लगवाने के लिए लड़ाई छिड़ जाती है। लाठी डंडा कुर्सी चलने लगती है। और ये दो तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि जब जुलाई भी बीतने वाला है तो क्या दावों के मुताबिक वैक्सीन लगाने की रफ्तार देश में तेज नहीं हो पा रही है? ये बात अगर सच है कि देश में 44 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की लग चुकी है, तो सच ये भी है कि अभी 9.5 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई। यहाँ तक कि संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी सारे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को भी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग पाई है। अभी तक 81% हेल्थ वर्कर और 83% फ्रंटलाइन वर्कर ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवा पाए हैं। तभी तो दिल्ली में आकर जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मुलाकात करती हैं, तो फिर से वैक्सीन की जरूरत मुताबिक सप्लाई की मांग करती हैं, जिसकी चिट्ठी पहले भी लिख चुकी हैं। चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। ये तस्वीरें कोलकाता की है, जहाँ भीड़ जुटती है टीका लगवाने के लिए, लेकिन सबको टीका नहीं लग पाता। সারা রাত জেগেছি, সকালবেলা যখন এসেছি আমি 25 জনের পর ছিলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখছি যে এখানে হয়ে গেছে 100-র উপরে। ওই যে 100 জন আমাদের দেবে না বলছে। कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली में 31 जुलाई तक दावा है कि सरकारी केंद्रों पर उन्हीं को कोविशील्ड का टीका लग पा रहा है जिन्हें दूसरी डोज लगनी है। दक्षिण केरल के 13 जिलों में दावा है कोविशील्ड का स्टॉक खत्म हो गया, सेंटर्स टीकाकरण के बंद करने पड़े। बिहार के समस्तीपुर में टीका लगवाने के लिए जुटी भीड़ को जब लगा कि वैक्सीन कम और लोग ज्यादा, तो स्वास्थ्य कर्मियों से नोकझोंक शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री इस बात पर तो गदगद होते हैं कि 26 जुलाई को 67 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई, लेकिन दिसंबर तक देश के हर वयस्क को वैक्सीनेट करना है, तो दावा है कि 88 लाख से ज्यादा वैक्सीन रोजाना लगानी होगी। और टीका सबको लगना समय से क्यों जरूरी है, इस तस्वीर से समझ लीजिए। ये सावन के पहले सोमवार की उज्जैन की कहानी है। देखिए भक्तों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है किसी को यहाँ कोई मतलब नहीं। भीड़ के बीच भगदड़ मच जाने जैसी हालत में लोग कोरोना के खतरे को भुलाकर जुट जाते हैं। अव्वल तो ऐसे कहीं भी भीड़ अभी लगनी नहीं चाहिए, लेकिन वैक्सीन सबको समय रहते दोनों डोज लगे तो सुरक्षित बच सकते हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात दिल्ली की करते हैं, जो कुछ ही देर की बारिश में डूब गई। वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम के वादे की असलियत बारिश ने दिखा दी। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में बारिश का दौर अभी चलेगा, लेकिन राजधानी की असली मुसीबत है पहाड़ों पर होने वाली भारी बारिश। दिल्ली में जब भी बाढ़ आती है तो एक नाम आप बार बार सुनते हैं, हथनी कुंड बराज। यह हरियाणा में है, कुछ ऐसा ही दिखता है। उत्तराखंड में बारिश से हथनी कुंड बराज पर यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। गर्मियों में हथनी कुंड बराज का अगर गेट खुलता है तो इसका सीधा मतलब होता है दिल्ली वालों के लिए राहत, लेकिन बारिश के मौसम में इसका मतलब होता है मुसीबत। उत्तराखंड में भारी बारिश के बावजूद भले ही हथनी कुंड बराज के गेट बंद हो,
लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद इसके जल्द खुलने की आशंका पैदा हो गई है और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर दिल्ली पर होगा और दिल्ली में बाढ़ तक आ सकती है। जरा सी बारिश में डूब गई देश की राजधानी दिल्ली। जरा सी बारिश ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली में सड़कें बारिश के पानी से इस कदर लबालब हो गईं कि बसों के अंदर पानी भर गया। ये एयरपोर्ट जाने वाली सड़क है जिसे बस की खिड़की से देखने पर आपको एक पल के लिए लगेगा कि नदी में कोई स्टीमर चल रहा है, लेकिन आप नदी या स्टीमर में नहीं है। इस बात की खबर आपको बस के अंदर घुसा ये पानी देगा, जिससे बचने के लिए दिल्ली वालों को न जाने कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाली ये बस इस बात की मिसाल है कि दिल्ली भले ही देश की राजधानी हो, लेकिन चंद घंटे की बारिश को वो नहीं झेल सकती। लेकिन बारिश से दिल्ली वालों की मुसीबत आने वाले दिनों में कम नहीं होने वाली, क्योंकि दिल्ली के संगम विहार जैसी तस्वीरें, थाने में पानी भरने की घटना दिल्ली के निचले इलाकों में भी दोहराई जा सकती है। दिल्ली का भी हाल देश के बाढ़ प्रभावित इलाकों की तरह हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली में बाढ़ आने की आशंका है। अब आप कहेंगे कि जब दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से नीचे है और आने वाले दिनों में दिल्ली में भारी बारिश नहीं होगी, तो फिर इस आशंका का आधार क्या है? दिल्ली को लेकर इस चिंता की सबसे बड़ी वजह पहाड़ों पर अगले कुछ दिनों के लिए जारी की गई मौसम विभाग की चेतावनी है, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारा जो मेजर वार्निंग जो है हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, क्योंकि पिछले बार भी काफ़ी बारिश हुआ था, जो 19 और 18 तारीख को 18-19, अभी 26-27 को वी हैव गिवन रेड कलर फॉर हिमाचल और उत्तराखंड। और उसके साथ साथ हम लोग हेवी रेनफॉल पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश रखे हैं। दो बेसिस पर किया जाता है, जहां सटन है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रेनफॉल, एक तो प्रोबेबिलिटी होता है और दूसरा एक अमाउंट होता है, जिसका इम्पैक्ट में से फ्लड हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है। वो रेड है। रेड मतलब टेक एक्शन। टेक एक्शन मतलब आप सेफ्टी में रहे, घर में रहे, अगर अर्जेंट नहीं है बाहर ना निकले, तो रेड कलर का होता है। ये उत्तराखंड और हिमाचल के लिए, दिल्ली के लिए नहीं है। दिल्ली के लिए। सवाल यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से दिल्ली में बाढ़ का खतरा कैसे पैदा होगा, तो इसके लिए अब ये तस्वीर देखिए। ये उत्तराखंड का विकास नगर है, जहाँ पिछले कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से विकास नगर में यमुना नदी उफान पर है। यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से विकास नगर में डाक पत्थर बैराज के 3 मुख्य गेटों को खोलना पड़ा। अब यहाँ से हर घंटे 10,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। अब मैप से समझिए, ये रहा उत्तराखंड का विकास नगर। यहाँ यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ बने डाक पत्थर बैराज के 3 गेटों को खोलना पड़ा है। इसके बाद ये पानी आगे चलकर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पहुँच रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में बाढ़ का सीधे संबंध हथनीकुंड बैराज से है, क्योंकि यहाँ से पानी छोड़ जाने के बाद ही दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता है और वो दिल्ली के निचले इलाकों को डुबो देती है। इसीलिए आज तक संवाददाता कुमार कोणाल ने यमुना पर जाकर उसके जलस्तर का मुआयना किया और पाया कि अगर हथनीकुंड से पिछले कुछ सालों जितना पानी छोड़ा गया, तो फिर दिल्ली के निचले इलाके आने वाले दिनों में डूब सकते हैं। जिस तरीके से लगातार बारिश उत्तराखंड में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, उसका असर आने वाले दिनों में दिल्ली पर पड़ सकता है। और जो खास तौर पर निचले इलाके हैं दिल्ली के, जैसे उस्मानपुर, वजीराबाद, साथ ही साथ गढ़ी मांडू, आगे जाकर के पल्ला और चिल्ला, इन सारे जगहों पर पानी भर सकता है। तो वहां पर ज्यादा चेतावनी जैसे हालात। दिल्ली वालों की मुसीबत यह है कि दिल्ली में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान है, यानी सड़कों पर बहता ये पानी आखिरकार यमुना में ही गिरेगा और उसके जलस्तर में इजाफा करेगा। इसीलिए आने वाले दिनों में ये बारिश का पानी दिल्ली की सूरत बिगाड़ सकता है। विकास नगर से टीना साहू के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली। आपने मौसम विभाग की बात सुनी, जिसने बताया कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में बारिश होगी। मौसम विभाग के इस ऐलान ने दिल्ली वालों को डरा दिया है, जो आज थोड़ी देर की बारिश से सड़क से मेट्रो तक में फंस गए थे। दिल्ली का ओखला इलाका, दिल्ली के किसी भी जगह का नाम लीजिए, बारिश वीवीआईपी इलाके और स्लम एरिया का फर्क मिटा देती है। दिल्ली में ये हर साल होता है। बारिश होती है, सड़कें पानी में डूब जाती हैं और लोग खींचते झल्लाते हुए दिल्ली की सड़कों पर अपनी तकदीर को कोसते हैं। सर, गाड़ी खराब हो गई। हाँ जी सर, गाड़ी खराब हो गई। लाडोसराय से छतरपुर जाने वाली सड़क पे कितना ज्यादा जल भराव है, जिसकी वजह से एक तो ये गाड़ी खराब हो गई है और
और वैसे भी इतना पानी है कि गाड़ियां जो है ज्यादातर एक सिंगल लेन में चल रही है। दक्षिण दिल्ली के बाद अब मोतीबाग फ्लाईओवर के नीचे की इस तस्वीर को देखिए। पानी भरने से ट्रैफिक रेंग रहा है। सड़क पर भरा ये पानी उन दावों की पोल खोल रहा है जिन्हें बदलने का दावा हर बारिश में बह जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग बारिश में इस तरह पैदल नहीं होते। ये दिल्ली का प्रगति मैदान है जहां पर 3-3 ड्राइवरों को अपने ऑटो को खींचना पड़ रहा है। यही हाल दुपहिया वाहनों का है, जिन्हें बारिश के मौसम में बाहर लेकर निकलना दिल्ली वालों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। इंद्रप्रस्थ पर हुआ यह जलभराव जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह से प्रगति मैदान की तरफ से आईटीओ को जाने वाला ट्रैफिक कई घंटों तक रेंग कर चल रहा है। देखिए किस तरह से वाहनों को काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो एक सबवे है उसे भी यहाँ पर लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं उसमें तमाम जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से स्ट्रैंडेड हो गई, ठहर सी गई। मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग में सबसे ज्यादा 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि लोधी रोड पर 87 मिलीमीटर, आयानगर में 70 और दिल्ली एयरपोर्ट पर 68 मिलीमीटर बारिश हुई। जो व्यवस्था की गई है वहाँ पर कहीं पाइप टूटी हुई नजर आती है, पाइप भी फूटी हुई नजर आती है। यानी मॉनसून को लेकर के अलग अलग एजेंसियां बातें खूब करती हैं। ये NH9 है, NH24 है जो कि दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है, और तो ये सारी चीजें आपके नजर के सामने कि आखिरकार चंद मिनटों की बारिश इस तरीके से क्यों पोल खोल करके रख देती है। और सिर्फ पोल नहीं खोलती, ये भी बता देती है कि अगर यहाँ पर झमाझम बारिश हो जाए, लगातार कई घंटों की बारिश हो जाए, तो कैसे दिल्ली और NCR का तमाम इलाका लगभग पैदल हो जाएगा। दिल्ली में बारिश और सड़कों पर पानी भरने से मेट्रो के मुसाफिर भी परेशान हुए, क्योंकि DMRC ने साकेत मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए। DMRC ने ट्वीट किया, ट्रेनें फिलहाल साकेत मेट्रो स्टेशन पर नहीं रुक रही। जल भराव की वजह से प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा पूरी येलो लाइन पर सेवाएं सामान्य हैं। चुनावों में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन 6 साल बाद भी लोग अब भी इस वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली हो या फिर मुंबई, देश का कोई भी महानगर बारिश का सामना करने में नाकाम साबित हो जाता है। हर चुनाव में वादा करके वोट मांगे जाते हैं, लेकिन हर साल दिल्ली की बारिश से भरे पानी की लहरें जनता को वहीं लाकर रख देती हैं, जिससे निकलने के लिए उसने वोट दिया था। कुमार कुणाल, राम किंकर सिंह के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में तो बाढ़ का खतरा है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई। अब आपको देश भर में बाढ़ के हाहाकार की सबसे खतरनाक तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र के सांगली में बोट पर निकली बारात, दूल्हा दुल्हन का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ के बीच बोट पर बारात निकाली गई। रोहित और सोनाली की शादी 26 जुलाई को पहले से तय थी, लेकिन इसी दौरान बाढ़ आ गई। दोनों ने बाढ़ के बीच भी शादी करने का फैसला किया और दूल्हा बोट पर बैठकर दुल्हन के घर आया। महाराष्ट्र का सांगली जिला बारिश और बाढ़ की चपेट में है। कृष्णा नदी का पानी कई गाँव में भर जाने से लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात का भी बाढ़ से बुरा हाल है। इसके भरूच जिले में अचानक बाढ़ आने से एक ड्राइवर जेसीबी समेत फंस गया। ये खौफनाक तस्वीर गुजरात के भरूच की है। ये देखिए कैसे जेसीबी मशीन पर खड़ा ये शख्स पानी के रूप में अपनी मौत को देख रहा है। जेसीबी मशीन पानी में करीब डूब चुकी है। मामला भरूच के टोटी दरा गांव का है, जहां नर्मदा नदी के किनारे ये जेसीबी मशीन का ऑपरेटर काम कर रहा था, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आने से वो बुरी तरह से पानी में फंस गया। पानी इतनी तेजी से आया कि इसे सुरक्षित निकलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इसकी तकदीर अच्छी थी क्योंकि इसे समय रहते गांव वालों ने बचा लिया। ऐसा ही हादसा राजस्थान के पाली में हुआ, जहां बाढ़ के पानी में ट्रक फंस गया। सावन के पहले सोमवार को बारिश ने पाली के आसपास के इलाके को गर्मी से राहत दिलवाई, लेकिन जगह जगह पानी भरने से लोग बड़ी मुश्किल में भी फंस गए। कहीं बाइक पानी में फंस गई तो कहीं ट्रक। बाइक को तो लोगों ने मिलकर निकाल लिया, लेकिन पानी में जब ट्रक फंस गया तो ये लोगों के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। बारिश में उफनती नदी के पुल को ये ट्रक पार कर रहा था, लेकिन सीमेंट से भरा ये ट्रक बीच में जाकर बंद हो गया। इसे निकालने के लिए पहले एक ट्रैक्टर को लगाया गया, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। बाद में गांव वालों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद रस्सी से इसे खींचकर बाहर निकाला।
भारत में बारिश के मौसम में हर साल लोगों की जान पर बनाती है। कहीं अचानक किसान बाढ़ में फंस जाते हैं तो कहीं पर लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। सड़कें कब दरिया और सरकारों के दावे कब हवा हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज तक ब्यूरो। आधे पाव के एटम बॉम्ब से भारत को धमकाकर पाकिस्तान की हंसी उड़वाने वाले शेख रशीद एक बार फिर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। एक वीडियो में वो एक नाव पर बैठे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए चप्पू चला रहे हैं, लेकिन नाव आगे बढ़ती नहीं दिख रही। अब सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर मजेदार मीम्स बना रहे हैं और एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।